गुड मॉर्निंग भैया। Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग भैया। All good? जी भैया। ठंडी बढ़ गई है यार। वैदिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में वैदिक पीरियड के हम बेसिक्स को देखने वाले हैं, ठीक है? Good morning, sir. Good morning, all. गुड मॉर्निंग सोमेश। गुड मॉर्निंग भैया।
स्टार्ट करें? हाँ भैया। कॉपी पेन निकाल लो सभी। कृपया कॉपी और पेन के साथ आए, वरना बताएं। जी हाँ, ये कलर ठीक है? ठीक है भैया। ठीक था सर। क्या ये वाला ठीक है? बताइए। सही है सर, सही है, सही है। ये वाला सही है सर, सही है ये वाला। पूरी की पूरी आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो इसी पीपीटी में आपकी कवर होगी, ठीक है? ठीक है कहने सर। का तात्पर्य ये है, 15-20 पीडीएफ भेजने से अच्छा है मैं एक पीडीएफ में आपको कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स दे दूंगा। इस पीडीएफ में हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक पीरियड से। समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले आप प्लीज एक बार टाइमलाइन को वापस नोट कर लीजिए, ताकि आप चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाओ कि हमारी कहानी कैसे चल रही थी। टाइमलाइन, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? स्टोन एज। या देखो, स्टोन एज की और आईबीसी की जितनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, उतनी आपने प्रैक्टिस कर ली है। अगर इसके बाद भी आपको स्टोन एज में और आईबीसी में दिक्कत है, तो आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है। स्टोन एज में आपने क्या क्या पढ़ा? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। स्टोन एज के बाद बताइए। कॉपर एज। स्टोन एज के बाद भैया आप आ गए थे कॉपर एज की तरफ। कॉपर एज को आपने और क्या बोला? कैलकुलेटिव एज। चैल्को नहीं, चालको। चाल चालकोलिथिक एज। और क्या बोला? चालकोलिथिक एज। इसके बाद सर हम आ गए थे ब्रॉन्ज एज के ऊपर। किसके ऊपर? ब्रॉन्ज एज। लास्ट क्लास में हमने ब्रॉन्ज एज के बारे में स्टडी किया था। इसी ब्रॉन्ज एज को आप और किस नाम से जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज की सर हमारी जो कहानी है वो चलेगी आयरन एज के ऊपर। वैदिक पीरियड में कम से कम 2 दिन का समय आपको लगेगा, और इसी आयरन एज को आप कहते हैं सर वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड। क्या ये टाइमलाइन क्लियर है? क्लियर है भैया। एक बात और सुन लो ध्यान से।
आपका स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज ये मिलाकर आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, एनडीए वगैरह वाले पेपर में क्या होता है, कई बार स्टोन एज से 2 सवाल अकेले आ जाते हैं और अकेले इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2 सवाल आ जाते हैं। वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन नॉर्मली आपको इतने से यानी स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज मिलाकर 1 से 2 सवाल अपने पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अरे इतना क्लियर है सर। लेकिन यहां जहां आप अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड से, वैदिक पीरियड हो गया, जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, इसमें से आपको 2 से 3 सवाल सीधा सीधा देखने को मिलते हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म और वैदिक पीरियड यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। आई समझ, क्लियर हुआ? क्लियर है भैया। जी भैया। इनमें यार थोड़ा सा ना इस ब्रॉन्ज एज को आपके लिए खोलकर लिख रहा हूं, देखना इसको ध्यान से। कृपया आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें। ब्रॉन्ज एज सर आपकी स्टार्ट हुई थी 3200 बीसी में। कब स्टार्ट हुई थी? 3200 बीसी। इसके बाद सर मैं कुछ टाइमलाइंस आपके लिए लिख रहा हूं, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। 2600 बीसी, इसके बाद 1900 बीसी। अच्छा, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से? बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद 1700 बीसी। ये भैया तुम्हारा चल रहा है ब्रॉन्ज एज। क्या चल रहा है? ब्रॉन्ज एज, जिसको आप और क्या नाम दे सकते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन। और क्या बोल सकते हैं सर आप? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन। और क्या सर आप बोल सकते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 3200 से लेकर 2600 बीसी तक ये आपका अर्ली फेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। कैसा फेज था? अर्ली फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक ये था सर आपका मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और 1900 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक ये था सर आपका लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्या था सर आपका? लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। और 1900 बीसी से 1700 बीसी के बीच में आप ये कह सकते हैं कि सर लेट हड़प्पन फेज में धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। डिक्लाइन, इस बात को प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद भैया तुरंत आपका वैदिक पीरियड नहीं स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ गैप रहेगा। गैप क्यों रहेगा? बिकॉज एक जगह से अगर इंसान गया है तो दूसरे जगह से इंसान को आने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। ये मिलिट्री की निगरानी थोड़ी ना चल रही है कि एक बंदे की शिफ्ट खत्म हुई दूसरा बंदा तुरंत आके टेक ओवर कर लेगा। ये तो हिस्ट्री चल रही है सर। ठीक है, तो सर यहां पर आपको देखने को मिलता है गैप। कितना गैप? कम से कम 200 सालों का सर आपको गैप देखने को मिलता है। और उसके बाद 1500 बीसी से 1500 बीसी से जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये लेट हड़प्पन फेज का ना मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब सुनो 1500 बीसी में क्या होगा। 1500 बीसी में जिस जगह पर आपके आईवीसी वाले बंदे रहते थे, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपकी थी वो जिस जिस जगह पर बसी थी वहां पर धीरे धीरे वहां पर सर धीरे धीरे दूसरे लोग आने लगे। वहां पर सर धीरे धीरे आपके दूसरे लोग आने लगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं पीपल। सर जी, ये कौन लोग थे?
ये जो भी आपके पीपल थे इनको बोला गया आर्यंस। क्या बोला गया? आर्यंस। क्या बोला गया? आर्यंस। क्या बोला गया? आर्यंस। कहां से आए, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या प्रेजेंट है, हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन कुछ देर के बाद। ये आए कहां पे? ये आए कहां पे सर? प्री एक्सिस्टिंग साइट्स ऑफ आईबीसी। उन साइट्स पर आए जो आपकी पहले से ही एक्सिस्ट कर रही। ठीक है, प्री एक्सिस्टिंग साइट्स ऑफ आईबीसी। मैं बिल्कुल साफ से अपने नोट्स को लिख रहा हूं ताकि आपके लिए भी आसानी हो जब आप इसको दोबारा से पढ़ें। प्री एक्सिस्टिंग साइट्स ऑफ आईबीसी किसी नई जगह पर ये नहीं आ रहे थे, ये वहीं पर आ रहे थे जो साइट्स आपकी ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको क्या पता चल रहा है? कोई भी बच्चा क्या मुझे बताना चाहेगा? ध्यान से देखो। जो थे वो शायद नोमैडिक थे। जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका क्या मेजर इलाका यही था? हाँ जी जी भैया। अगर आपके जो आर्यंस हैं, अगर आपके जो आर्यंस हैं वो प्री एक्सिस्टिंग साइट्स ऑफ द आईबीसी पर आ रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि सर वो यहीं कहीं से आए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप के ऊपर लेकर चलता हूं। सभी को वर्ल्ड मैप दिख रहा है? एवरीवन Yes, देख sir. सकते हैं आप? अब मुझे एक चीज ये बताओ, मैंने आपको जितनी भी साइट्स पढ़ाई हैं मैक्सिमम साइट्स आपको इसी वाले इलाके में देखने को मिली, राइट? तो क्या तुम आर्यंस को ऑस्ट्रेलिया से लेकर आओगे या चाइना से लेकर आओगे? क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलिया और चाइना से आते तो वो पहले यहां पर रुकते, तब आगे बढ़ते। उस टाइम एरोप्लेन तो था नहीं कि डायरेक्टली वहां पर लैंड करेंगे। इसका मतलब सर एक बात तो साफ होती है कि जो आर्यंस थे वो इन्हीं में से किसी इलाके में से आए थे। समझे? समझे कि नहीं हाँ समझे? भैया। अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो थ्योरी है सर मैक्स म्यूलर साहब की। किसकी है? अभी कुछ भी लिखना नहीं, ध्यान से सुन लो पहले। जो सबसे ज्यादा आपकी एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है सर मैक्स म्यूलर साहब की, जो ये कहते हैं कि आर्यंस सदर्न रशिया से आए थे। आर्यंस आपके सदर्न रशिया, सेंट्रल एशिया में रहते थे और वहां से वो माइग्रेट होकर आईबीसी की प्री एक्सिस्टिंग साइट्स की तरफ आए थे। अब सदर्न रशिया या सेंट्रल एशिया से मेरा मतलब है, देख लो एक बार ध्यान से, दिस इज योर सदर्न रशिया। ये पूरा पहचानने का तरीका क्या है? यहां पर पकड़ो ब्लैक सी को, दिस इज योर ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी के ऊपर तुम्हें देखने को मिलेगा यूक्रेन, जहां पर अभी बवाल चल रहा है, और यूक्रेन के जस्ट बगल में तुम्हें देखने को मिलेगा रशिया। वहां से आगे बढ़ते चले जाओ, नीचे 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 नीचे, वो पूरा सर आपका सदर्न रशिया वाला इलाका है। और सेंट्रल एशिया ब्लैक सी के बगल से स्टार्ट कर दो तुम, दिस इज योर सेंट्रल एशिया।
समझे कि नहीं समझे? थोड़ा बहुत आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए। वापस मैं आपको बता रहा हूं पहचानने का तरीका क्या है। इधर पकड़ो तुम ब्लैक सी को, ब्लैक सी से ऊपर जाओगे यूक्रेन मिलेगा, यूक्रेन के बगल में जाओगे सदर्न रशिया मिलेगा। यदि आप ब्लैक सी के बगल में ही देख लेंगे तो सर आपको सेंट्रल एशिया मिल जाएगा। आई समझ? क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। गुड। यस भैया। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर आपको स्टेटमेंट में ये दे दे कि जो आर्यंस थे वो ईस्टर्न साइड से आए थे, नॉर्दर्न साइड से आए थे, सदर्न साइड से आए थे, वहां पर आपकी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। आर्यंस आपके इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में या तो आप एग्जैक्टली बोलो कि सर नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आए थे, या तो आप जनरली टर्म यूज कर सकते हैं कि सर वेस्टर्न साइड से आए थे, इंडिया के वेस्टर्न साइड से आए थे। इतना समझ में आया? लेकिन 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 यदि आपसे ये पूछे कि यार आर्यंस ओरिजिनली कहां से आए थे, तो आप दो लोकेशन का नाम फिलहाल के लिए याद कर सकते हैं। पहला है सर आपका सदर्न रशिया, सदर्न रशिया। साथ साथ लिखो, या आप लोगों के लिए तरीका वापस शुरू किया मैंने। सदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। यहां मैंने लिखा है वेस्टर्न, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। अब ये जो आर्यंस आपके 1500 बीसी में आना शुरू हो गए थे, इनके बारे में हमें नॉलेज कैसे मिली? तो सर हमें नॉलेज मिलती है, इनके बारे में सर हमें नॉलेज कैसे मिली? सर इनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है वेदास के थ्रू। किसके थ्रू? किसके थ्रू सर? इनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है वेदों के थ्रू, वेदास के थ्रू। और इसीलिए 1500 बीसी से जो आपकी टाइमलाइन स्टार्ट होती है, इसको आप नाम देते हैं सर वैदिक पीरियड। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड। समझ में आया इतना? अभी मैं बहुत बेसिक पर चल रहा हूं, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? यस सर। जी भैया। हाँ और जी अब क्लियर है सर? यस सर। नींद तो नहीं आ रही आपको? नो भैया। सर। अब जैसे मैंने आपके लिए ब्रॉन्ज एज को खोला था, वैसे ही सर मैं आपके लिए वैदिक पीरियड को खोल रहा हूं। वैदिक पीरियड को सर हमने दो भागों में डिवाइड किया है। वैदिक पीरियड भैया आपका चला था 1500 बीसी से लेकर, ध्यान रहे, 600 बीसी तक। पंद्रह सौ बीसी से लेकर 600 बीसी तक हमने सर इसमें दो डिविजन्स किए हैं, और वो सर आपका डिवीजन होता है, जो आपकी डिवाइडिंग लाइन है वो है सर आपकी 1000 बीसी। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, इस पीरियड को सर आप कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड।
अर्ली वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं सर? अर्ली वैदिक पीरियड। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आप इसको कहते हैं सर लेटर वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड। इतना समझ में आया? सर जी, 1000 बीसी को ही आपने डिवाइडिंग लाइन क्यों बनाई? कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट क्या थी, आप बोलेंगे सर 1000 बीसी। क्यों? बिकॉज 1000 बीसी में एक ऐसी चीज की डिस्कवरी होती है जिससे पूरी दुनिया का रुख बदल जाता है। एंड द थिंग वाज आयरन। आयरन की सर आपकी डिस्कवरी हो जाती है 1000 बीसी में। और यहां से सर आपकी दुनिया बदल जाती है पूरे तरीके से। इतना प्लीज नोट डाउन करिए। इतना प्लीज नोट डाउन करिए सर। एक डाउट है। हाँ पूछो। बीसी और बीसी में क्या डिफरेंस है? क्या? बीसी एंड बीसीई। इट इज नथिंग यार। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसीई मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, दैट्स इट। दोनों सेम है मतलब? दोनों सेम है। ओके। सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। जी भैया। अगर आप हिस्ट्री की क्लासेस शुरू से देख रहे हैं तो स्टोन एज से लेकर आयरन एज के बीच का कनेक्शन आपको पता चल गया होगा, राइट? हाँ भैया। शाबाश। ये सिर्फ एक ही आवाज क्यों आती है हमेशा? बाकी लोग क्या खुली आंखों से सो रहे हैं? यदि आपके अंदर ये कला है तो कृपया मुझे भी सिखाएं। अब यार मैं कब से वैदिक पीरियड, वेद, वेदास के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बार चारों वेद के बारे में बेसिक आइडिया दे दूं। तो प्लीज नोट इट डाउन। हेडिंग ऐसे डाल लो, 4 वेदास। So just one question came in my mind. ये बताएं, पूछो। ये जो हिस्ट्री अभी आपने आयरन डेवलपमेंट और आर्यंस का माइग्रेशन, ये जो आपने अभी बताया, क्या ये पूरे होल वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है कि या फिर ये इंडियन ओरिजिन का इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही सही है? देखो, आर्यंस कहां से आए उससे रिलेटेड कम से कम 10 से ज्यादा थ्योरीज हैं, क्योंकि हिस्टोरियंस कभी भी एक साथ मिलकर एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली आर्यंस कहां से आए होंगे। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं बाल गंगाधर तिलक साहब का, तो बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो ये नीचे एंटार्क्टिका वाले रीजन से आए थे। सॉरी, नॉट एंटार्क्टिका, वो आपके आर्कटिक वाले रीजन से आए थे, ऊपर से, नॉट एंटार्क्टिका। ठीक है। विलियम जोन्स की अगर आप बात करेंगे, आपके एक हिस्टोरियन थे विलियम जोन्स, वो ये कहते हैं सर कि जो आपके आर्यंस थे वो यूरोप से माइग्रेट करके आए थे। मैक्स म्यूलर साहब कहते हैं कि नहीं यार, वो सदर्न रशिया, सेंट्रल एशिया से आए। आपके एक एलडी कॉल साहब है, वो कहते हैं यार सारी थ्योरी बकवास है, वो हिमालयन रीजन से आए। लेकिन इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, आप मैक्स म्यूलर साहब वाली थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। और पूरी वर्ल्ड में यही चीज एक्सेप्ट करी गई कि यार आर्यंस कहीं ना कहीं वो सदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया वाले इलाके से आए होंगे। इसका भी एक एविडेंस मैं आपको आज की क्लास में देने वाला।
अभी ये सब लिखवाऊंगा मैं, परेशान मत हो भैया। सबसे पहले आपका ऋग्वेद, विच वेद? ऋग्वेद। इसके बारे में जरा सुन लो ध्यान से। जो आपका ऋग्वेद है सर, इसको कंपोज किया गया था 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। कंपोज, अगर आपसे कोई टाइमलाइन पूछे तो टाइमलाइन इज 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच में आपका जो ऋग्वेद है इसको कंपोज किया गया था। लेकिन प्लीज नोट इट डाउन, इसकी जो कंपाइलेशन है सर, कंपाइलेशन का मतलब जानते हो सभी लोग, या बताना पड़ेगा? पता भी है। जी भैया। कंपाइलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को, बिल्कुल सही, किसी भी चीज को एक जगह पर लेकर आना। इसकी सर जो आपकी कंपाइलेशन है, वो कंपाइलेशन करी गई 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में। अरे लेकिन सर जी इससे हमें क्या? इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे पहले सर आपका ऋग्वेद है क्या, कोई बताना चाहेगा? कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। गुड। सबसे पहले तो वेद वर्ड का मतलब समझ लो। इसका सिंपल सा मतलब है कि सर यहां पर एक किताब की बात हो रही है। जो सर आपकी ऋग्वेद है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स। हाइम्स मतलब होता है मंत्र वगैरह, प्रेयर्स मतलब प्रार्थनाएं। इन सब के बारे में अभी हमें डिटेल से पढ़ना है। अभी के लिए आप प्लीज एक बेसिक आइडिया ले लें। तो ऋग्वेद से सर आप क्या समझ पा रहे हैं कि ऋग्वेद जो है आपका, वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी की नॉलेज भी हमें दे रहा है, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड की भी नॉलेज हमें दे रहा है। साथ ही साथ इसके कंपाइलेशन के वक्त जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, दैट इज 1000 से लेकर 600 बीसी, दैट इज लेटर वैदिक पीरियड, उसकी भी नॉलेज आपको ऋग्वेद से मिल रही। बाकी आपके जितने भी वेद हैं एक बार देख लो ध्यान से। इसके बाद सर आपका आता है सामवेद। क्या आता है? सामवेद। फिर आता है सर आपका अथर्ववेद। फिर आता है सर आपका यजुर्वेद। ये तीनों के तीनों वेद आपके, इसका चाहे आप इसके कंपोज की बात कर लो या कंपाइलेशन की बात कर लो, ये सर आपको 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में देखने को मिलते हैं। अरे सर जी इससे हमें क्या? इससे आपको बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये आपको लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बेटर तरीके से बताएंगे। नो डाउट कि ऋग्वेद से भी सर आपको लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पता चल रहा है, लेकिन ऋग्वेद की इंपॉर्टेंस वहां बढ़ जाती है जब आपके पास बाकी के वेद नहीं थे। यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में
आपको नॉलेज देने वाली सिर्फ और सिर्फ एक किताब थी, दैट इज ऋग्वेद, दैट इज ऋग्वेद। तो लेटर वैदिक पीरियड में सर आप नोट डाउन कर सकते हैं सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। अर्ली वैदिक पीरियड में सर आपका ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जो हमें पूरे वैदिक पीरियड के बारे में नॉलेज देता है, दैट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद। ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो? बताइए सर। जी भैया। आप बोलते क्यों नहीं? जी है। तो ऋग्वेद से सर आपको अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही साथ लेटर वैदिक पीरियड के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। एकमात्र ऐसा वेद जो आपको अर्ली वैदिक पीरियड से लेकर लेटर वैदिक पीरियड तक की जानकारी देता है, दैट इज ऋग्वेद, दैट इज ऋग्वेद। ठीक है, लेकिन वो तीनों वेद जो आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर वैदिक पीरियड के बारे में ही बताते हैं, दैट इज सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। समझ में आ गया? वेद का मतलब जी होता भैया। है किताबें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ऋग्वेद है, इट इज अ कलेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स। हाइम्स का मतलब होता है मंत्र एंड प्रेयर्स का मतलब होता है प्रार्थना। और समझे? समझे कि नहीं समझे? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक पता है आपका एक ही डाउट होगा। डाउट पता है क्या होगा? Who were the Aryans? Who were the Aryans? अब देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है। इस सवाल से रिलेटेड आपको 10 से ज्यादा थ्योरीज मिलेंगी। आपको सर 10 से ज्यादा थ्योरीज मिलेंगी। जो अभी मैंने सोमेश को बताया वो मैं आप सबको दोबारा से बता रहा हूं। क्या सर, हिस्टोरियंस मिलकर भी इस एक नतीजे पर कभी नहीं पहुंच पाए कि आर्यंस एग्जैक्टली कहां से आए थे। सबने अपनी अपनी थ्योरी को सामने रखा। सबने सर क्या किया? अपनी अपनी थ्योरी को सामने रखा। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कम से कम 5 से 6 थ्योरी को जानना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या लोकेशन दी गई और किसने कहा कि इस फला फला लोकेशन से आर्यंस माइग्रेट होकर आए हैं। तो सर यहां पर आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं या आप एक टेबल बना सकते हैं, लाइक दिस। यहां पर आप लिखेंगे सर नेम ऑफ द हिस्टोरियंस, और बगल में सर आप लिखेंगे लोकेशन। या आप इसको कह सकते हो ओरिजिनल हैबिटेट। ये हिस्टोरियंस में सबसे पहले आपका नाम आता है मैक्स म्यूलर साहब का। किसका?
मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर की थ्योरी मैंने क्लास में अभी 2 से 3 बार बता दी है, जल्दी से कोई भी बच्चा मुझे बता दे। वेस्टर्न Yeah, साइड he शायद। said that the Aryans came from Central Asia as well Central as Asia and Southern Southern Russia. ओरिजिनल हैबिटेट इन्होंने क्या बताया आर्यंस का? सदर्न रशिया Central एंड Asia and सेंट्रल Southern एशिया। Asia. सदर्न एशिया और सेंट्रल एशिया। Central Asia. Southern Russia सेंट्रल और एशिया। Central रशिया। Asia. सदर्न बिल्कुल रशिया। सही, गुड। Southern Russia. सदर्न एशिया नहीं, सदर्न रशिया। अभी कोई एशिया एशिया चिल्ला रहा था। सेंट्रल एशिया है और सदर्न रशिया है। ये तो बात हो गई सर मैक्स म्यूलर साहब की। विलियम जोन्स साहब ने क्या कहा? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कहा कि सर आपके जो आर्यंस है ना, वो सर यूरोप से माइग्रेट करके आए हैं। कहां से? यूरोप से। यूरोप से। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यूरोप की लोकेशन ही नहीं पता है। ये देख लो रे भैया, टन टन, ये है सर आपका यूरोप। ओके सर, इसके बाद सर नाम आता है बाल गंगाधर तिलक साहब का, जिनको मैं बी जी तिलक लिख रहा हूं। बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा सर कि आर्यंस जो हैं वो आर्कटिक के रीजन से माइग्रेट करके आए। नो, व्हाट इज आर्कटिक? सर हमें ना बिल्कुल नहीं पता, हमने तो कभी वर्ल्ड मैप की शक्ल नहीं देखी है। दिस इज योर आर्कटिक रीजन। समझे? ये कहा जाता है कि सर ज्यादा ठंडी पड़ने की वजह से आर्यंस माइग्रेट होकर भारत पहुंच गए। ये थ्योरी जो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल इस वजह से है बिकॉज डायरेक्टली वो माइग्रेट करके भारत तक पहुंचेंगे कैसे? और यदि अगर आप अभी देखेंगे तो भारत की तो खोज ही नहीं हुई है। भारत की तो सर अभी खोज ही नहीं हुई है, राइट? हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 बीसी की। अभी तो सर भारत की कोई खोज नहीं हुई है। क्यों सोलन? हाँ जी भैया। चद्दर वगैरह पूरा उड़ के बैठा है। चलो कोई नहीं। और अगर आर्यंस को आना ही होगा तो वो सबसे पहले भैया रशिया में आएंगे, या फॉर एग्जांपल नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, यहां कहीं पे आएंगे, या फॉर एग्जांपल अपना मिडिल ईस्ट में आएंगे, सेंट्रल एशिया में आएंगे। वो सीधा भारत कैसे पहुंचेंगे? इसी वजह से सर ये जो थ्योरी है ये काफी ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हमें पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? जी भैया। फिर सर आपके एक स्कॉलर थे, एक हिस्टोरियन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने पता है क्या कहा? कि जो आर्यंस है ना सर वो तिब्बत से आए। आर्यन सर जो है वो तिब्बत से आए। तिब्बत मतलब मैं इस वाले इलाके की बात कर रहा हूं। अपनी आंखों को बड़ा करके इसको ध्यान से देखें। दिस इज योर तिब्बत। आगे बढ़ते हैं। और एक दो नाम लिखवा दो, आपको याद कर लोगे? भैया एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो। ये जो लोग, ये हिस्टोरियंस थे, ये बोल रहे थे कि तिब्बत से आए, किसी ने बोला यूरोप से आए, किसी ने बोला कहीं से आए, तो इसके पीछे कोई फैक्ट और फिगर्स ये लोग देते होंगे ना कि हाँ
मेरे पास ये प्रूफ है, या फिर से बोल दिया कि भाई तिब्बत से आया, हो गया। ऐसा तो होता नहीं होगा। एंड फैक्ट एंड फिगर्स तो ये लोग प्रेजेंट करते होंगे ना, उसके पीछे इसकी क्या क्या एनालिसिस रही है उनके पीछे। गुड पॉइंट। किसने पूछा ये? इंजीनियर साहब आपने? अविनाश। अच्छा अच्छा। देखो अविनाश, ऐसा है, कोई भी जो एग्जाम होता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। पढ़ाने का तो मैं तुम्हें बाल गंगाधर तिलक साहब की किताब भी पढ़ा दूं, नहीं, बस मैं लेकिन उससे जानना चाह रहा तुम्हारा हूँ। कोई फायदा नहीं है। मैं बस जानना चाह रहा इस आपका कोई फायदा इस वजह से नहीं है बिकॉज एग्जाम में आपसे पूछेगा ही नहीं। मैक्स म्यूलर साहब की थ्योरी सबसे ज्यादा क्यों एक्सेप्टेबल है, इसका रीजन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, जो अभी मैं आपको दूंगा। लेकिन एक एक हिस्टोरियन की अगर आप थ्योरी पढ़ने गए तो आपको एक एक किताब पढ़नी पड़ेगी, उतना हमारे पास समय है नहीं। ठीक है अविनाश? इट्स ओके भैया, नो इशू। बाकी आप मुझे रेफरेंस के लिए अगर बता पाए तो बता दीजिए, इनकी कौन सी बुक है ये, स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। आई विल रीड दैट बुक। किताब पढ़ोगे तुम? जी भैया। बताता हूँ, वेट करो। वेट बताता हूँ। इनकी आप एक किताब पढ़ लेना, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, उसमें आपको आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिल जाएगा। ओके भैया, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। मेरी मानो तो मत पढ़ना, नहीं तो हिस्ट्री से हो जाएगी नफरत। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े फिर। जी भैया। जी भैया। Yes, sir. थोड़ा सा इसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। लास्ट आप एक नाम लिख लो, LD कौल साहब। इन्होंने कहा कि जो आपके आर्यंस हैं वो कश्मीर हिमालयन रीजन से आए हैं। कश्मीर हिमालयन रीजन से आए। कहां से आए हैं? कश्मीर कश्मीर हिमालयन हिमालयन रीजन रीजन से। से आए हैं। इतना क्लियर है? इस फ्लोचार्ट को प्लीज जल्दी से नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और लिखवाता हूं। ये फ्लोचार्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल इस फ्लोचार्ट से आपके पेपर में आ सकता है। हो गया? Yes, sir. हाँ भैया। आगे बढ़ते हैं सर।
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्यों मैक्स म्यूलर साहब की थ्योरी एक्सेप्ट करी गई वाइडली। जो आपके आर्यंस थे ना, आपको पता है इनकी लैंग्वेज क्या थी? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? अरे थोड़ा तो गेस कर लो भैया, थाली में परोस के देंगे तभी बताओगे। इनकी सर लैंग्वेज थी संस्कृत। क्या लैंग्वेज थी? संस्कृत। संस्कृत। जो आपका संस्कृत लैंग्वेज है, इसका ओरिजिन आपको पता है कहां से हुआ है? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? आपकी सर जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, इसका सर ओरिजिन हुआ है इंडो यूरोपियन बेल्ट से। बेल्ट का मतलब वो लेदर वाली बेल्ट नहीं, बेल्ट का मतलब एक वाइड एरिया। इंडो यूरोपियन बेल्ट से। और इसी वजह से मैक्स म्यूलर साहब की थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करी गई। अब यूरोप से तुम प्लीज यहां पर मत चले जाना। मैं जब इंडो यूरोपियन बेल्ट की बात कर रहा हूं, इससे मेरा सीधा तात्पर्य है कि मैं इस पूरे इलाके को आपका कवर कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैक्स म्यूलर साहब ने सिंपल कहा कि यार ये लोग जहां की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये उसी एरिया के आसपास के तो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल को आप तमिल लैंग्वेज बोलने लगते हो, तो मेरा पहला गेस तो यही रहेगा कि यार आप तमिलनाडु, चेन्नई, इसके आसपास कहीं से होगे। या मैं ये कह लगाऊंगा कि नहीं यार, ये बंदा ना कश्मीर से होगा, बोलता तमिल है, होगा कश्मीर से। अगर मुझे गेस करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या गेस करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, सोमेश आके कल को कश्मीरी बोलने लगता है और मुझे सोमेश का कोई भी अता पता कुछ भी नहीं मालूम है, तो मैं तो यही गेस करूंगा ना कि यार सोमेश कश्मीर में रहता होगा या उसके आसपास वाले इलाके में रहता होगा, कि मैं सोमेश को ढूंढूंगा चेन्नई में जाके। तो इसी वजह से मैक्स म्यूलर की थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करी गई। ठीक है, यही बेसिक बात आपको इसमें जाननी थी। अब सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चीजें समझने वाली हैं, ध्यान से देखना। वापस मैं एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखना इसको। आपके भैया जो आर्यंस थे वो माइग्रेट करके इसी इलाके में आए थे, राइट? आपके साथ जो आर्यंस थे वो माइग्रेट कर कर इसी इलाके में आए थे सबसे पहले। जी भाई। देखते जाओ। अगर मैं थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप की तरफ ले चलूं, अगर सर मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप की तरफ ले चलूं, तो क्या आप यहां पर ब्लैक सी को इमेजिन कर पा रहे हैं? इमेजिन, ब्लैक सी के ऊपर जी। सर आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, जिसको मैं यूकेआर लिख रहा हूं। क्या देखने को मिलेगा? यूक्रेन देखने को मिलेगा। यूक्रेन। यूक्रेन के बगल में तुम्हें पूरा का पूरा सदर्न रशिया देखने को मिलेगा, दैट इज एसआर। और यदि आप ब्लैक सी के बगल में देखेंगे तो आपको सीए देखने को मिलेगा, दैट इज सेंट्रल एशिया। जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, यहां तुम पकड़ लो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। बिल्कुल सही, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है भैया, जब आपके आर्यंस माइग्रेट करके आए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस लोकेशन पर सेटल हुए होंगे। मानते हो इस बात को?
ये मैं कब की बात कर रहा हूं? 1500 BC। 1500 से लेकर 1000 BC तक। 1500 से लेकर 1000 BC तक। अरे सर जी 1000 BC में ऐसा क्या हुआ? अभी तुमने बताया कि 1000 BC में दुनिया बदल गई जब सर आयरन की डिस्कवरी होती। क्या होती है? जब सर आपकी आयरन की डिस्कवरी होती। अच्छा, आयरन की जब आपकी डिस्कवरी हुई तो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं कि ह्यूमंस ने धीरे धीरे आयरन, हेलो 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 हेलो, आवाज जा रही है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था जब आपकी आयरन की डिस्कवरी हुई होगी तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो आपके आर्यंस थे, जो आपके ह्यूमंस थे, उन्होंने सर धीरे धीरे आयरन टूल्स की तरफ शिफ्ट कर लिया होगा? मूव किया, शिफ्ट किया जी। Yes, sir. आयरन टूल्स का क्या मतलब है? लोहे से बने हुए टूल्स। पहले फॉर एग्जांपल वो अगर कुल्हाड़ी बना रहे थे तो वो ब्रॉन्ज की, कॉपर की मिला जुला के बना रहे थे। अब वो उतनी मजबूत होती नहीं थी। जब इंसान को लोहा मिला, जब इंसान को लोहा मिला तो उन्होंने और मजबूत टूल्स बनाए और वो धीरे धीरे आयरन टूल्स की तरफ शिफ्ट हो गए। राइट? अब सर वो जैसे जैसे आयरन टूल्स की तरफ शिफ्ट होंगे वैसे 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 वो और ज्यादा माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करके धीरे धीरे इस वाले इलाके में आएंगे। अभी आपकी कौन सी बेल्ट है? एनीवन? यार अरे झारखंड। भाई ये तुम्हारा उत्तराखंड हो गया, तुम्हारा इसमें यूपी हो गया, तुम्हारा इसमें बिहार आ गया। झारखंड। इसको क्या बोलते हो? गैंगेटिक रीजन, गैंगेटिक। Great Indian हाँ बिल्कुल Plains. सही, बिल्कुल सही। इस रीजन को सर आप कहते हैं गैंगेटिक वैली। क्या कहते हैं? गैंगेटिक रीजन। इतना बड़ी बढ़िया कहानी निकलेगी यहां से। इस रीजन को आप क्या कह रहे हैं? गैंगेटिक वैली। अब तुम्हें एक बात पता है, गैंगेटिक वैली में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सर लगभग 1000 BC के आसपास। गैंगेटिक वैली वाला जो आपका इलाका होता था, इट इज वेरी वेरी डेंसली कवर्ड विथ फॉरेस्ट। देखिए इसको, डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट। लेकिन सर जैसे जैसे आपके आयरन टूल्स को डिस्कवर किया गया वैसे वैसे आर्यंस ने जब माइग्रेट किया होगा तो कैसे माइग्रेट किया होगा? सर उन्होंने इस डेंस फॉरेस्ट की कटिंग करी हो। क्या की होगी? उन्होंने सर इस डेंस फॉरेस्ट की कटिंग करी होगी। यहां पर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। विच कलर शुड आई यूज? ये यूज कर। इसका क्या मतलब है सर? आर्यंस माइग्रेटेड। आर्यंस माइग्रेटेड। आर्यंस माइग्रेटेड। और इसी वजह से सर आपके इस गैंगेटिक वैली वाले इलाके को क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया सर, आर्यंस माइग्रेट हुए सर, नाम दिया गया आर्यावर्त। ये कहानी समझ में आई? जी भैया। जो भैया लिखने जी भैया। उसके दिमाग में ये कहानी नहीं बैठी होगी, और जिसने एक बार समझ लिया उसको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब ये माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन था माइग्रेशन का, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको कुछ और बेसिक बातें लिखवाने वाला हूं, उसके ऊपर प्लीज फोकस करना। और ये आर्यंस जहां पर पहले रह रहे थे, इस इलाके को आप क्या कहते हो?
इस इलाके को सर आप कहते हैं सप्त सिंधु बेल्ट। क्या कहते हैं? सप्त सिंधु बेल्ट। क्या कहते हैं? सप्त सिंधु बेल्ट। ये जिस इलाके को मैंने पीले कलर से शेड किया है ना, इस इलाके को आप कह रहे हो सप्त सिंधु बेल्ट। तो आर्यंस इंडिया में आकर कहां पर सबसे पहले सेटल्ड हुए? सप्त सिंधु बेल्ट में। वो आपका पंजाब, मेहरगढ़, ये वाला जो आपका इलाका था, वहां पे आपका आर्यन सबसे पहले आकर सेट हुए थे सर। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तरीका अच्छा लग रहा है आप लोगों को? यही तरीका पसंद है? Yes, sir. सर प्री रिटन में नहीं समझ में आता? कोई नहीं यार, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही तरीके से पढ़ाऊंगा। वैसे मेरा ओरिजिनल तरीका यही वाला है, मुझे भी प्री रिटन चीजें कम ही समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सर मैं बात कर रहा हूं जब आपके आर्यंस इंडिया में अपीयर हुए, तो आप एक सब हेडिंग बना सकते हैं। आप जो भी हम कहानी लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं आफ्टर आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया। आर्यंस अपीयर्ड आर्यंस अपीयर्ड कहां पे? इंडिया में। भैया सबसे पहले आपके 3 बेसिक पॉइंट्स, ये बना लो ट्रायंगल। सबसे पहले सर आपके 3 बेसिक पॉइंट्स। ये टूल्स कौन सी यूज करते थे? एनीवन? आयरन तो याद रखना, उनके पास ना टूल्स में आपको याद रखना तलवार वगैरह हुई करती थी या हुआ करती थी, शॉर्ट्स। या आप लिख सकते हो हार्ड टूल्स। हार्ड टूल्स का सर ये इस्तेमाल करते। जब ये आए अपने आर्य इंडिया में, तो ये कहां पर सेटल हुए सबसे पहले? अभी बताया मैंने, जल्दी बताइए वापस से। सप्त सिंधु बेल्ट. सप्त सिंधु बेल्ट। आप मेहरगढ़ सप्त सिंधु सप्त सिंधु बेल्ट। सप्त सिंधु बेल्ट. विच बेल्ट? सप्त सिंधु. सिंधु सप्त सिंधु बेल्ट। अरे जोर से, सप्त सिंधु। आवाज तो निकल नहीं रही है, कमांड क्या दोगे तुम लोग? सप्त सप्त सिंधु सिंधु बेल्ट। बेल्ट. सिंधु बेल्ट। सप्त सिंधु कितनी बेल्ट. आवाज बेकार है। सप्त सिंधु बेल्ट. फौज वाले पहले दिन भगा देते हैं पता है, स्क्रीनिंग में ऐसी आवाज लेके जाओगे तो। सेटल्ड इन सप्त सिंधु बेल्ट। अब जो भी आपके आर्यंस थे ये भैया एक बार में तो आए नहीं होंगे, ये धीरे धीरे करके आए होंगे। तो कल को एक जनरल स्टेटमेंट आपको दी जा सकती है कि क्या आर्यंस एक बार में आए थे? जी नहीं, दे केम इन वेव्स। केम इन वेव्स। अब जरा खुद सोचो, इस बेल्ट में ऐसा तो रहा नहीं होगा, जो आपकी सप्त सिंधु बेल्ट है उसमें ऐसा तो रहा नहीं होगा कि यार 200 साल पहले तक आपको इंसान देखने को मिल रहे हैं, 200 साल बाद एकदम जो आपके इंसान थे अचानक से गायब। ऐसा तो रहा नहीं होगा, कुछ ना कुछ लोग तो आपके रहे ही होंगे। तो जब भी ये आर्यंस आए होंगे, यहां पर जो आपकी प्री सेटल्ड पॉपुलेशन थी, क्या उसने अपोज नहीं किया होगा? सोचो। फॉर एग्जाम्पल कल को इंडिया वाले पाकिस्तान में घुस जाएं तो पाकिस्तान वाले भले हमें हरा ना पाए लेकिन एक बार अपोज तो करेंगे। उसी प्रकार से जो आपका सप्त सिंधु बेल्ट था, वहां पर पहले से जो आपकी पॉपुलेशन रह रही है, जब उन्हें दिखा कि यार नए लोग हमारी धरती पर आके कब्जा कर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने अपोज भी किया होगा। किया होगा सर.
राइट। सर आर्यंस के टाइम पे पता है जो आपकी पॉपुलेशन थी, प्री एक्सिस्टिंग पॉपुलेशन जो थी सर आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उन्हें सर नाम दिया गया है दासास एंड दासियूस। दासास एंड दासियूस, ये नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये हम आने वाली क्लासेस में देखने वाले। अभी के लिए सर ये 3 बेसिक पॉइंट्स आप प्लीज याद रखिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दासियूस कौन थे? दासास और दासियूस आपकी जो प्री एक्सिस्टिंग पॉपुलेशन थी सप्त Of सिंधु बेल्ट IBC. में ऑफ आईबीसी, उन्हीं को आप Okay. वैदिक पीरियड में दासास और दासियूस के नाम से जानते हैं। नाउ सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इकोनॉमी क्या थी इन आर्यंस की, ये कैसे सर अपना खर्चा पानी चलाते थे। तो याद रखना इनकी सर जो मेन इकोनॉमी थी दैट इज पैस्ट्रोलिज्म। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज पैस्ट्रोलिज्म? भैया यही भेड़ बकरी मतलब कि चरवाहे आप इनको कहते हो हिंदी में, क्या कहते हो? चरवाहे। पैस्ट्रोलिज्म वाज द मेन इकोनॉमी। और याद रखना प्लीज, एग्रीकल्चर वाज नोन। एग्रीकल्चर वाज नोन but not dominant। ये वो पॉइंटर्स हैं जो डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट में आ सकते हैं, बट नॉट डोमिनेंट। बट नॉट डोमिनेंट। इतना समझ में आया? अरे इतना आया सर समझ में? आ गया भैया। Yes sir. यस सर। ये अभी मैं आपको बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक बार पूरा फ्लो पता लग जाए लेक्चर का। हालांकि इन बेसिक से भी आपके 4-5 सवाल सही हो जाएंगे पीवाईक्यूज के। इनकी सर जो सोसाइटी थी वो कैसी सोसाइटी थी? सर ऐसा तुम्हारा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि क्या इनकी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी? जी हाँ, इनकी सर जो आपकी सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जिसको आप मेल डोमिनेंट भी लिख सकते हो। जिसको सर आप मेल डोमिनेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझे? अब सर ये जो आपके आर्यंस थे कई सारी वेव्स में आए थे, यानी कई बार में आए थे। इनकी कुछ स्पेशल ट्राइब्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। एक आप ट्राइब का नाम मैं अभी आपको लिखवा दे रहा हूं। ट्राइब्स मतलब जनजातियां जो जंगलों में रह रहे हैं। इनकी 2 ट्राइब्स का तो नाम आप प्लीज याद रखना, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये दोनों ट्राइब्स किसको बिलोंग करती थी। पहला है तुम्हारा हरतास। और इसी ट्राइब के बेसिस के ऊपर आगे चल के हमारा देश का नाम भारत पड़ा था। और दूसरा है सर आपका, प्लीज रिमेंबर त्रिप्सु। लिखिए इसको, त्रिप्सु। ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखना, अगर आप वैदिक पीरियड में पूरा घुस के पढ़ना तो इसके ऊपर एक किताब भी आपको कम पड़ जाएगी। हमें उतनी ही चीजें पढ़नी है जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। और ये सर तुम्हें कैसे पता चला कि कितना आएगा और कितना नहीं? पीवाईक्यूज देख के। ठीक है,
सिलेबस ध्यान से सुन लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस और उसके पीवाईक्यूज, यही आपकी की है उस एग्जाम में सक्सेस लेने की। सिलेबस आपको बताएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और पीवाईक्यूज आपको बताएंगे कि कितना पढ़ना है और कितना रहने देना है। याद रखना इस बात। सोसाइटी सर आपकी कैसी थी? मेल डोमिनेंट। कैसी थी? मेल डोमिनेंट। और एक चीज याद रखना, इनके पास सर हॉर्सेस बहुत सारे थे। इनके पास सर आपके हॉर्सेस बहुत सारे थे, जिसकी वजह से इनका जो मूवमेंट है, इनका सर जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा होता था और काफी आसानी से होता था। आई समझ? क्लियर हुआ? जी भैया। यहां तक की सुनना ध्यान से, जो आपका ऋग्वेद है सर, अब आर्यंस के बारे में मैं इतनी बातें कर रहा हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको लिखवाई देता हूं। जो सर आपका ऋग्वेद है, इसमें आर्यन से रिलेटेड, सुनना मेरी बात ध्यान से, फोकस, इसमें सर आर्यन से रिलेटेड एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज आर्या। दैट इज आर्या। और इस वर्ड की इतनी डोमिनेंस है कि इसको आपके ऋग्वेद में 36 दफा यूज किया गया है, 36 टाइम्स। 36 टाइम्स, प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 36 टाइम्स। आई समझ? क्लियर हुआ? और पता है आर्यंस के बारे में आपको ऋग्वेद से तो पता चल ही रहा है, साथ ही साथ कई सारे आपके टेक्स्ट थे जिससे आपको आर्यंस के बारे में नॉलेज मिल रही है। जैसे आपका एक था ईरानियन टेक्स्ट मतलब कोई ना कोई लिखावट, आप ऐसे समझ सकते हो। ईरानियन टेक्स्ट, इसका नाम था सर एवेस्टा। क्या नाम था? एवेस्टा। और सर आपका जो इंडियन टेक्स्ट था, दैट इज ऋग्वेदा। जो सर आपका इंडियन टेक्स्ट था, दैट इज ऋग्वेदा। इन दोनों में आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं। क्या देखने को मिल रही हैं? इन दोनों में सर आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं। क्या देखने को मिल रही हैं? बोलो। सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। हाँ, मरी हालत में सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज। ये आवाज किसकी थी? बढ़िया लगी मरी। सिमिलैरिटी, ठीक है। और सर आपको आर्यंस के बारे में कई सारे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चल रहा है। अब मुझसे गलती से भी ये मत पूछ लेना व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस। पहले लेक्चर में ही मैंने ये चीज आपको समझा दी थी, पहले लेक्चर में, पहली स्लाइड में। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आपको इस क्लास में बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कनेक्शन नहीं बना पा रहे होगे आप। और हिस्ट्री में यदि आपने कनेक्शन नहीं बनाया और इसको कहानी की तरह नहीं पढ़ा, तो हिस्ट्री आपके लिए सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री इज वेरी वेरी स्कोरिंग। इंस्क्रिप्शंस में आप कुछ लिख सकते हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपका एक था कैसाइट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और आप इसमें एक लिख सकते हो हिटाइट इंस्क्रिप्शन। कल को पूछे सारे इंस्क्रिप्शंस किससे रिलेटेड है, आपका जवाब होगा सर ये आर्यन से रिलेटेड है, उनके बारे में हमें जानकारियां देते हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? क्लियर है। जी भैया। यस सर। अच्छा भैया, क्लियर भैया।
जो आपका टर्म है वेद, क्लियर। इससे तो आप रिलेट कर पा रहे हो एक किताब को, right? लेकिन ये जो आपका टर्म है ना वेदा, कहाँ गया? हाँ जी, ये जो आपका टर्म है ना वेदा, इसका मतलब पता है क्या होता है? मीनिंग इसकी पता है क्या होती है? यहां पे ऐसे लिख लो मीनिंग। इसकी मीनिंग होती है सर नॉलेज, और नॉलेज आपको ऑफ कोर्स किताबों से ही मिलेगी। इसको प्लीज याद रखना, ठीक है? और ठीक है। और आर्यन शब्द का मतलब क्या होता है? एनीवन? सुपीरियर। आर्यन शब्द का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे इसको, नोबल। नोबल पर्सन आप कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो इलाइट। इलाइट मतलब एक पर्टिकुलर समाज का जो सबसे बड़ा और सबसे डेवलप्ड ग्रुप होता है, उसको आप इलाइट कहते हो। नोबल और इलाइट, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स, कुछ बेसिक बातें जिसको आप प्लीज याद रखेंगे। आज की क्लास यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब मेरी कुछ बातें ध्यान से सुन लो। जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और इजी बनाने वाला हूं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो अपलोड करके 10-15 मिनट की। जैसे आज आपको एक वीडियो मिलेगी SIR पर, तो करंट अफेयर्स की जो भी छोटी छोटी वीडियोस आएंगी वो पूरी एनालिटिकल वीडियो ही होगी, उसमें मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस ही करवाऊंगा, बट वो रिकॉर्डेड होगी 10 से 15 मिनट की मैक्सिमम। वो जो भी वीडियोस आएंगी उसको प्लीज डे बाय डे अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में, अपने करंट अफेयर्स की कॉपी में ऐड ऑन करते रहना। आई समझ? क्लियर हुआ? ओके भैया। इससे आपके लिए करंट अफेयर्स थोड़ा सा आसान बन जाएगा, और मुझे यूट्यूब पर 50-60 लाख व्यूज मिल जाएंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। आज जब उम्मीद ही करनी है तो छोटा क्यों करूं? डेली आ जाएगी वीडियो सर? एक्चुअली पता प्रॉब्लम क्या हो रही है? मेरी जो वीडियोस हैं उसकी लेंथ है 1.5 से 2 घंटा। यूट्यूब उसको प्रमोट ही नहीं करता ऐसी वीडियोस। बाय द वे, ये नोट्स आपके परफेक्ट बन रहे हैं ना? वैदिक पीरियड से लेकर लास्ट में हम जो भी पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, उन सबके नोट्स आपको इसी PDF के अंदर ऐसे ही मिल जाएंगे, हैंड रिटन फॉर्मेट में। समझ गए? एक एक चीज प्लीज नोट डाउन कर लेना। कल इसी के आगे से हम अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे। ओके आज भैया। की क्लास समझ में आई? जी भैया। यस सर। कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछो। ये जो हमने पूछो। वीकली टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसकी PDF मिल जाएगी क्या? जीपम वाला? जी। हाँ, मिल जाएगी यार, बिल्कुल मिल जाएगी। सर वो पहले आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था टेस्ट लेने के लिए? पता नहीं यार, मैंने नहीं यूज किया था। वो जिसने यूज किया था वो वर्तमान में नो कमेंट्स। ठीक है। जो आपने मेरे पास फॉर्म बना के भेजा था उसकी प्लीज PDF भी भेज देना, ठीक है? मिल और जाएगी सर एक PDF। वीडियो वक्त बिल के ऊपर भी बना देना प्लीज। वक्त बिल के ऊपर? वो तो पुराना हो चुका है। सर मुझे सर अभी एक अभी छोटा सा समझ नहीं डाउट आया था। ना, मेरे को कोई रिलायबल वीडियो मिल रही है कहीं। अब कोई मुझसे ही जेमिनी पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूं जो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, वक्त बिल के ऊपर मैं आज एक वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, पूछिए। सर एक छोटा सा डाउट, और सी रखते थे या अदर एनिमल्स भी रखते थे? क्या बोल रहे हैं?
क्या पूछ रहे हो? सर आपने बताया ना ये आर्यंस ज्यादातर हॉर्स रखते थे, ये हाँ, मेनली हॉर्स ही रखते थे या अदर एनिमल्स भी रखते थे? मेनली हॉर्स ही रखते थे। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर जो एनीवन? आर्यंस थे, हाँ आर्यंस का मतलब नोबल होता है, पर वो हाँ, एक्चुअली में क्या उस टाइम की सोसाइटी के एलिट्स थे? ऑफ कोर्स। यहाँ पर जो थे। आपको वर्ड देखने को मिल रहा है दैट इज दासास एंड दासियुस। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी लोग थे वो या तो आर्यंस के अंडर में आ गए थे या फिर आर्यंस के खिलाफ हो गए। अगर आर्यंस ने किसी स्पेसिफिक पीरियड में डोमिनेट किया है, इसका मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन उनके अंडर में आ गई। ठीक है, और किसी को यस कुछ पूछना सर। है? एनीवन? एक चीज और पूछनी है भैया हाँ कि पूछो। अपना एजेंडा क्या रहेगा आफ्टर हिस्ट्री, हम लोग क्या पढ़ेंगे? आफ्टर हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, ओके, एंड देन ज्योग्राफी। देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स। या मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ा के फिर ज्योग्राफी फिर पॉलिटी। पॉलिटी मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ बिकॉज पॉलिटी से जो सवाल है ना, बहुत ज्यादा उससे सवाल सही हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी में मैं तुम्हें भरोसा नहीं दे सकता इस वजह से बिकॉज मैं कितनी भी अच्छी ज्योग्राफी आपको पढ़ा दूं, पिछली बार मैंने 60 लेक्चर्स के तकरीबन लिया था, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी मिला के। उसके बावजूद 2-3 सवाल ऐसे थे जो उन्होंने करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से रिलेट करके पूछे, जो मेरे कंटेंट से सॉल्वेबल नहीं थे। वो तभी आप सॉल्व कर सकते थे जब आपने द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस डेली पढ़ा हो। जैसे आपका एक वो सलाल डैम वाला सवाल था, ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। 3 मई की डेट है, मुझे अभी भी याद है। 3 मई को द इंडियन एक्सप्रेस में एक आपका छोटा सा एडिटोरियल आया था, उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। उसमें आपकी एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, यूपीएससी ने एग्जैक्टली वहीं से वो लाइंस कॉपी करके सवाल बना दिया। ठीक है, लेकिन पॉलिटी वगैरह में ना सवाल सही होने के चांसेस बहुत होते हैं। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सेम गोस फॉर इकोनॉमिक्स, जैसा ज्योग्राफी वैसा इकोनॉमिक्स। रीजन भी, इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम सवाल तुम्हें करंट अफेयर्स से रिलेट होते हुए मिलेंगे। तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स में मैं तुमको फॉर एग्जांपल 20 लेक्चर मैंने आपके लिए, मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर इकोनॉमिक्स के 15 सवाल आ रहे हैं, अगर तुम्हारे 8 से 10 सवाल उसमें सही हो जा रहे हैं तो बाकी के सवाल छोड़ो, आगे बढ़ो। 3-4 सवाल उटपटांग होते हैं उसमें, वो कोई डेटा घुसा देंगे, कोई फैक्ट घुसा देंगे। इंडिया ईयर बुक आती है इतनी मोटी किताब, ठीक है, इकोनॉमिक्स के सवाल तुम देखोगे उसमें से आ रहे हैं। तो बाकी आपका साइंस काफी ज्यादा स्कोरिंग है। केमिस्ट्री और बायो की आपको आती है बेसिक, आपका साइंस में सवाल गलत हो ही नहीं सकता। इतनी बेसिक साइंस सीडीएस के एग्जाम में, सीएपीएफ के एग्जाम में पूछी जाए, और कुछ नहीं। 9th और 10th की एनसीईआरटी, दैट्स इट। सीबीएसई बोर्ड की 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी। चैप्टर मैं तुमको बता दूं, 10वीं की एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आपका उसमें जो आपका दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तीसरा आपका चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चौथा आपका चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पांचवा सर आपका चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइसोमर्स वगैरह। इतना तुम केमिस्ट्री में पढ़ लो, एक सवाल गलत नहीं हो। बायो में आज भी अगर आपने सिर्फ कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ ली, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी, तो तुम्हारे बायो में आधे से ज्यादा सवाल सही हो गए। एनडीए में ऐसा नहीं होता। एनडीए में क्या है, तुम्हें फिजिक्स थोड़ा बहुत 11th-12th का टच करना पड़ेगा। वहां 25 सवाल फिजिक्स के याद, वहां तुम्हें 11th-12th का बेसिक पता होना चाहिए।
अगर तुम्हें फिजिक्स में सवाल सही बैठाने हैं, केमिस्ट्री बायो का लेवल सेम रहे। ठीक है, और आफ्टर ऑल सारा गेम आपका गड़बड़ करता है करंट अफेयर्स, बिकॉज इसमें वो 7-8 महीना 1 साल मिनिमम, मैं बता रहा हूं 1 साल की करंट अफेयर्स कहीं नहीं गई है, वो आराम से आपसे पूछ सकते। 1 साल में देयर आर एन नंबर ऑफ न्यूज। करंट अफेयर्स के यदि 20 सवाल आ रहे हैं ना, 8 से 10 सवाल ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। जो अपना फेक क्या है ना, मैंने 18-19 सही कर दिए करंट अफेयर्स के, झूठ बोल रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो ये गारंटी कर दे कि मेरी मैगजीन से, मेरे वीडियो से करंट अफेयर सारा का सारा हिट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो व्यूज कमाने के लिए होते हैं। 20 में से 20 करंट अफेयर्स 2 घंटे की क्लास से, कैसे पॉसिबल है यार? आप 7-8 महीने का कंटेंट 2 घंटे में कैसे कवर कर सकते? और यूपीएससी आपका वीडियो लेक्चर देखकर पेपर बना रही है। जब ये वीडियोस आती है ना, उससे 1 महीना पहले यूपीएससी का पेपर बन चुका होता है। वीडियोस आती है एग्जाम से 5-10 दिन पहले, तब तक यूपीएससी का पूरा पेपर फ्रेम हो चुका होता है, छप चुका होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स यदि आप डेली बेसिस पर करेंगे तो आपकी थिंकिंग भी डेवलप होगी। जिन बच्चों को आगे चल के सीएपीएफ, स्टेट पीएससी या सिविल सर्विसेज देना, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। पेपर में तुम्हें वही उतारना। ठीक है ना, समझ गए? क्लियर है? जी भैया। आई चलो अब थिंक इस क्लास को एंड करते हैं। हाँ पूछो। सीए में एक चीज होती है, आई थिंक सीए में मैंने भी देखा है, 2-4 इंटरव्यू देखे हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जैसे स्पोर्ट हो गया, मैगजीन्स हो गया, बुक्स हो गया, कोई पर्सन रहे हैं इंटेलेक्चुअल, अगर उनकी डेथ हो गई है, उनके क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको हम सीए में टारगेट कर सकते हैं। ये पैटर्न पुराना हो चुका है। आपने करंट अफेयर्स के देखे हैं सवाल? नहीं, एक आपके सवाल तो मिलिट्री अभी नहीं एक्सरसाइज है। देखे, FAQs में चेक कर रहा हूँ, बट मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे हैं सीएपीएफ, जो टॉपर्स इस बार के जो रहे हैं, हाँ। उनके इंटरव्यूज देखे थे मैंने। एक आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक आपका पर्सन इन न्यूज है, कोई फॉर एग्जांपल जी। फेमस पर्सन, उसकी डेथ होगी। एक आपकी हाँ, कोई फेमस किताब है, उसके राइटर। एग्जैक्ट। तीनों अपने आप में अलग अलग डोमेन्स। यूपीएससी ने क्या किया, तीनों स्टेटमेंट को मिक्स करके एक सवाल में दिया। करंट अफेयर सही करने का रामबाण तरीका है प्रैक्टिस, एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस। कल हिस्ट्री के सवाल देख रहे थे ना, तुम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर ये लल्लू लेवल के सवाल। अच्छे सवाल थे। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए मैंने टेस्ट की एनालिसिस करवाई। मैंने वीकली टेस्ट 2 देने से पहले एक प्रैक्टिस सेशन लिया। जितना टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, जितना एनालिसिस करोगे, जितने सवाल लगाओगे, उतना सिलेक्शन के पास आओ। और देख लो, टेस्ट एनालिसिस आप लोग बहुत ही वाहियात तरीके से कर रहे हो। टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं सुन लो। एक बना लो कॉपी, पतली सी, पतली मतलब 150-200 पन्ने की। उसमें आपने फॉर एग्जांपल दिया वीकली टेस्ट 2। वीकली टेस्ट 2 इस फला फला डेट को हुआ था। उसमें सबसे पहले ऊपर अपने नंबर लिखो कि यार 20 नंबर का टेस्ट था, मेरे 7-8 नंबर आए। उसके बाद जिस दिन मैं टेस्ट एनालिसिस करवाऊं, उसमें वो सवाल लिखो जो आपका गलत हुआ था। बोल दो कि सर रुक जाओ 2 मिनट, हमें ये वाला सवाल नोट करना है, ये मेरा गलत हुआ। जो सवाल गलत हुआ है वो सवाल डैश फॉर्मेट में लिखो, पूरा सवाल नहीं लिखना है आपको। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सवाल की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो लिखो स्टेटमेंट्स, एरो बनाओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो स्टेटमेंट आपकी गलत हुई है उसको नोट डाउन करो। उसमें मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं उसको नोट डाउन करो। एग्जाम से पहले तुम्हें टेस्ट एनालिसिस वाली कॉपी रिवाइज करके जाना। ये सही तरीका होता है टेस्ट देने का और उसको एनालाइज करने का। पहले पन्ने पे जब भी आप अपने नंबर देखेंगे, आपको 7-8 नंबर देखने को मिलेगा। जिस दिन ये टेस्ट एनालिसिस की कॉपी भरेगी, आप 20 में से 18-19 नंबर स्कोर कर रहे हो। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, मेरे टेस्ट में अगर आपने इतना कर लिया तो यूपीएससी कुछ भी नहीं, यूपीएससी इससे कठिन सवाल नहीं बनाएगी।
ठीक है ना? जी भैया। माइंड इट, यूपीएससी इससे कठिन सवाल नहीं बनाएगी। और तुम्हें हजारों सवाल नहीं लगाने, तुम्हें 500 सवाल करने हैं पर सब्जेक्ट, लेकिन उसी को बार बार करना है। समझ रहे हो ना? पेपर में तुम देखोगे, तुम्हें इसी टेस्ट का रिफ्लेक्शन अपने पेपर में दिखने को मिलेगा कि यार इसी से घुमा फिरा के पूछा गया। समझ गए? एंड एट लास्ट 120 सवाल में से, सीडीएस में आते हैं ना 120 सवाल, 120 सवाल में से 20 सवाल ऐसे होंगे जो ना मुझे आते होंगे, ना किसी एजुकेटर को आते होंगे, ना आपको आते होंगे। वो सबके लिए होते हैं। तुम्हें फोकस करना उन 100 सवाल के ऊपर। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आप कितने सवाल लगा ले जाते हो, ये आपके ऊपर। मेरे हिसाब से तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी स्कोरिंग ही है, लेकिन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वापस से डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में आपने कितना करंट अफेयर्स पढ़ रखा है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स, ये बात उस पर डिपेंड करती है। लेकिन केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे आप अगर चाह लो तो आपका एक भी सवाल गलत ना हो। ये वो सब्जेक्ट्स, जी भैया। ठीक है ना? और ये इसकी छोटी मोटी वेटेज नहीं है। केमिस्ट्री के 10, बायो के 10, 20 सवाल, हिस्ट्री के लगभग 15 सवाल, 35, पॉलिटी के लगभग 10 से 15 सवाल, 45 to 50 क्वेश्चंस अगर आप चाह लो तो आपके गलत नहीं हो। एनडीए में हिस्ट्री के कम से कम 16 सवाल, केमिस्ट्री बायो के मिला के कितने हो गए, लगभग 20 सवाल, 36, पॉलिटी के 4 से 5 सवाल, 40 सवाल, 40 into 4, 160 मार्क्स आपके हाथ में। ये अगर आप चाह लो तो गलत नहीं हो। हिस्ट्री में, पॉलिटी में कोई कठिन सवाल नहीं पूछ रहे, ठीक है? 2024 में जब पेपर आया सीडीएस का, आई थिंक सीडीएस 1 का पेपर, तो सबने हल्ला मचाया कि यार हिस्ट्री आउट ऑफ द सिलेबस आई है। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस में से आई। यही जो जॉर्वे कल्चर, कायता कल्चर मैंने आपको पढ़ाया, इसी सब में से पूछा गया। मैंने उस टाइम भी पढ़ाया था, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? मैंने अमोक, आपका ज्योग्राफी में एक टॉपिक होता है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, वो मैंने 1 साल पहले भी पढ़ाया था, अभी भी पढ़ाऊंगा। आज तक उससे यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा। लेकिन अगर सवाल आने के बाद मैं आपको पढ़ाऊं तो फिर मेरे टीचर की इंस्टिंक्ट किस काम की है? यार अब सवाल आ गया, चलो इसको नोट्स अपडेट करते हैं। सदर्न एनुलर मूव मैंने 1 साल पहले भी पढ़ाया, इस बैच में भी पढ़ाऊंगा, अगले बैच में भी पढ़ाऊंगा। सवाल उससे आज तक नहीं आया, लेकिन कभी भी आ सकता है। जिस दिन यूपीएससी का दिमाग घुमा, वो ज्योग्राफी में उठाएगी ओशियनोग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी के भारी भारी टॉपिक्स, फेंकेगी सवाल। वैसे भी आजकल वो वॉल्केनो और अर्थक्वेक से सवाल कम ही आ रहे। खैर, और कोई दिक्कत परेशानी है? एंड करें इसको। जी भैया, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भैया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, बाय बाय, एंजॉय योर डे।